नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। और आज हम करने वाले हैं बाल विकास का एक और प्रैक्टिस सेट। आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो राजस्थान में मेन शिक्षक परीक्षा है, या फिर आप CTET की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप UP टेट की या कोई भी अदर टेट एग्ज़ाम या टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है और बहुत ही यूज़फुल होगी। इससे पहले भी मैंने कई सारी वीडियो जो है बाल विकास की जो है प्रैक्टिस सेट डाले हुए हैं, आप चाहें तो वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का एक प्रकार नहीं है। उद्देश्यों के आधार पर, शिक्षा के उद्देश्यों के आधार पर पूछा गया है कि शिक्षण का एक प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है? ज्ञानात्मक उद्देश्य, चिंतन उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य या क्रियात्मक उद्देश्य। तो सभी जानते हैं ब्लूम ने शिक्षा के उद्देश्य दिए हुए हैं, उद्देश्यों का वर्गीकरण किया हुआ है। वो 3 उद्देश्यों का वर्गीकरण 3 भागों में किया हुआ है। एक है ज्ञानात्मक उद्देश्य, एक भावात्मक और एक क्रियात्मक। तो इसमें पूछा गया है शिक्षा के उद्देश्यों का आधार नहीं है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, चिंतन उद्देश्य। सही आंसर हो जाएगा चिंतन उद्देश्य, ये नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? ये 4 आपको नाम दिए हुए हैं। इसमें पूछा है कि 3 मनोवैज्ञानिक है, लेकिन एक जो है मनोवैज्ञानिक नहीं है। वाटसन, क्लार्क हॉल, जॉन डेवी या स्किनर। तो कौन नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, जॉन डेवी मनोवैज्ञानिक नहीं थे, साइकोलॉजिस्ट नहीं थे। ये कौन थे? ये थे शिक्षाविद या एजुकेशनलिस्ट कहें तो वो थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है? वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है या मस्तिष्क का विज्ञान है? तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान समय में जो विज्ञान है, मनोविज्ञान है, वो है व्यवहार का विज्ञान। अब पूछा जाए सबसे पहले मनोविज्ञान को क्या माना गया था, तो वो माना गया था आत्मा का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, फिर मस्तिष्क का विज्ञान और फिर व्यवहार का विज्ञान। ये क्रम वाइज भी पूछ लिए जाते हैं कि मनोविज्ञान का क्रम क्या है। आत्मा का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान और फिर व्यवहार का विज्ञान। बच्चा एक पुस्तक की तरह है जिसके प्रत्येक पृष्ठ का अध्ययन अध्यापक को करना है। किसने कहा है? ये परिभाषा दी हुई है कि बच्चा एक पुस्तक की तरह है जिसके प्रत्येक पृष्ठ का अध्ययन अध्यापक को करना है। ये किसने कहा है? वाटसन ने कहा है, रूसो ने कहा है, लिंडग्रेन ने कहा है, कार्ल सैनिक ने कहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये कहा है रूसो ने। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रयोगात्मक विधि के प्रतिपादक हैं। प्रयोगात्मक विधि के प्रतिपादक हैं विलियम बुंट हैं, गैरिसन हैं, एलिस हैं या वुडवर्थ हैं। तो प्रयोगात्मक विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम बुंट। भारत के संविधान की विशेषता है, यह प्रश्न है। मतलब अगर आपको एक प्रश्न में बताया जा रहा है कि ये भारत के संविधान की विशेषताएं हैं, तो किस तरह का प्रश्न है ये? ज्ञान परक है, बोध परक है, अनुयोग परक है या विश्लेषणात्मक है? तो ये जाहिर सी बात है, क्वेश्चन से ही समझ आ रहा है कि अगर भारत के संविधान की विशेषता हमें बताई जा रही है, तो इससे हमें ज्ञान दिया जा रहा है, हमारी नॉलेज दी जा रही है हमें। तो ये प्रश्न हो जाएगा ज्ञान परक। शिक्षण की प्रक्रिया में अध्यापक के द्वारा सबसे पहले क्या बनाया जाता है? शिक्षण की प्रक्रिया में जब शिक्षण पढ़ाना स्टार्ट किया जाता है, एक टीचर करता है, तो सबसे पहले वो क्या बनाता है? दैनिक पाठ्य योजना, इकाई योजना, वार्षिक योजना या प्रतिमान? तो सही आंसर है इसका वार्षिक योजना। कोई भी अध्यापक जब एक क्लास को, एक कक्षा को पढ़ाना शुरू करता है, तो पहले उसकी वो वार्षिक योजना बनाता है कि पूरे वर्ष में किस किस तरह से बच्चे को पढ़ाना है। निम्न में से कौन सा शिक्षण का एक सूत्र नहीं है? शिक्षण का एक सूत्र नहीं है। ज्ञात से अज्ञात, सरल से जटिल, विशिष्ट से सामान्य या अंश से पूर्ण। तो ध्यान रखिएगा, जो शिक्षण का सूत्र नहीं है वो है अंश से पूर्ण नहीं, कोई सूत्र नहीं होता। पूर्ण से अंश होता है और वो किसका प्रतीक है? वो है समग्रवाद का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि सीखने का मतलब होता है ज्ञान का निर्माण? स्किनर ने कहा था, जीन पियाजे ने, थॉर्नडाइक ने, या लेव वाइगोत्स्की ने? ये कहा था लेव वाइगोत्स्की ने। ध्यान रखिएगा, उनके अनुसार कुछ भी सीखने का मतलब है कि हम ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? विशिष्ट अधिगम विकलांगता मतलब सीखने में विकलांगता, किसका उदाहरण है ये? मानसिक मंदता का, डिसलेक्सिया का, डिस्थीमिया का, या ऑटिज्म का? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अधिगम विकलांगता होती है डिसलेक्सिया, मतलब बच्चे को पढ़ने लिखने समझने में दिक्कत हो रही है, उसे कहा जाएगा डिसलेक्सिया या अधिगम विकलांगता। निम्नलिखित में से आदत होती है, आदत किस तरह की होती है? संवेदात्मक क्रिया होती है, मूल संवेगात्मक क्रिया होती है, पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति होती है, या उपरोक्त सभी? तो ध्यान रखिएगा, आदतें जो होती हैं वो पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ पुस्तक के लेखक हैं। ये प्राइमरी मेंटल एबिलिटी पुस्तक है और इसको शॉर्ट में कहा जाए तो PMA कहते हैं। इसकी पुस्तक है, ये किसने लिखी है? थॉर्नडाइक ने लिखी है, क्रो ने लिखी है, थर्स्टन ने, या जीन पियाजे ने? तो ध्यान रखिएगा, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी ये पुस्तक भी है और ये कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है। तो ये किसने दिया है? ये दिया था थर्स्टन ने दिया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इन्होंने ये 7 समूह में दिया हुआ है ये कॉन्सेप्ट प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ का। अगला प्रश्न है, समग्रवाद के सिद्धांत में मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है। समग्रवाद का सिद्धांत है, उसमें मुख्य रूप से किस पर ध्यान दिया जाता है? पूर्ण से अंश की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, सरल से जटिल की ओर, या जटिल से सरल की ओर? तो इसमें ध्यान दिया जाता है, समग्रवाद का सिद्धांत है, इसी को गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। और गेस्टाल्टवाद किस थ्योरी पे काम किया उन्होंने? समग्रवाद पे। मतलब किसी भी चीज़ को पूर्ण रूप से सीखो, बच्चे को पूर्ण रूप से बताओ और फिर बाद में उसके पार्ट्स बताओ। जैसे हमें बच्चे को अगर पेड़ों का कॉन्सेप्ट समझाना है तो पहले बच्चे को पूरा पेड़ दिखाओ और बताओ कि हाँ ये पेड़ होता है, और बाद में उसके पार्ट समझाइए, उसके जैसे उसकी जड़ें हैं, फूल हैं, फल हैं, पत्तियाँ हैं, स्टेम है, ये वगैरह वगैरह। तो ये काम करता है पूर्ण से अंश की ओर, ध्यान रखिएगा। कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है? कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को मतलब साइकोलॉजी को चेतना का विज्ञान कहता है? प्रकार्यवाद, संरचनावाद, व्यवहारवाद, या समग्रवाद? तो ध्यान रखिएगा, ये कहता है कौन सा सिद्धांत? ये कहता है संरचनावाद का संप्रदाय। और संरचनावाद के प्रतिपादक कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि संरचनावाद के प्रतिपादक कौन है। सामाजिक अध्ययन का सबसे अधिक महत्व किस में होता है? सामाजिक गतिविधियों में, सामाजिक नियमों में, सामाजिक मूल्यों के विकास में, या सामाजिक सुधारों में? तो सामाजिक अध्ययन का सबसे अधिक महत्व होता है, वो होता है सामाजिक मूल्यों के विकास में, ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन की सीरीज़ आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरा जो चैनल है वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अगर लास्ट तक देखिएगा और अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी है अभिसारी चिंतक, अपसारी चिंतक, बहिर्मुखी, या अधिक परिश्रमी? इम्पॉर्टेंट है, प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं वो होते हैं अपसारी चिंतक। और अपसारी चिंतक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग। और अपसारी चिंतक का मतलब ये होता है कि कोई भी समस्या हो उसके विभिन्न तरीक़ों से उस समस्या का समाधान करना। मतलब एक समस्या का हल ढूंढने के लिए कई तरीक़ों का प्रयोग करना, कई तरह के समाधान अपने मस्तिष्क में लाना। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मूल्यांकन का प्रकार नहीं है योगात्मक, रचनात्मक, मानक, या CC? तो देखिए, योगात्मक भी इसका प्रकार है, रचनात्मक भी इसका प्रकार है, और CC ही तो मूल्यांकन का ही फुल फॉर्म कहते हैं, कॉन्टीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन बोलते हैं।
लेकिन मानक जो है इसका प्रकार नहीं है, बल्कि इसकी जो क्या है, ये विशेषता है। तो इसमें पूछा गया है कि प्रकार कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा मानक। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये परिभाषा दी हुई है कि सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। तो ये किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा है, गॉल्टन ने कहा है, कॉल एंड ब्रूस ने कहा है, या ड्रेवल ने कहा है? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा, ये कहा है क्रो एंड क्रो ने, ध्यान रखिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान ने निश्चित एवं स्पष्ट रूप कब धारण किया? शिक्षा मनोविज्ञान ने निश्चित, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान ने निश्चित एवं स्पष्ट रूप कब धारण किया था? 1900 में, 1910 में, 1920 में और 1930 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1920 में, ध्यान रखिएगा। और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक पूछे जाए तो हम सभी जानते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं थॉर्नडाइक। सीखना किससे प्रभावित होता है? आत्मा से, मन से, व्यवहार से या प्रेरणा से? तो सीखना जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है वो होता है प्रेरणा से। अगर व्यक्ति प्रेरित है, आंतरिक रूप से प्रेरित है या बाह्य रूप से अगर उसे प्रेरित कर दिया जाता है तो वो सीखता है। बालकों में खेलों में विकसित होने वाली शक्तियाँ हैं, मतलब बालकों में खेलों से विकसित होने वाली कौन सी शक्तियाँ हैं? शारीरिक, मानसिक या सामाजिक? तो बालकों में खेलों से जो विकसित होती हैं शक्तियाँ वो ये सभी होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मारिया मॉन्टेसरी विधि में शिक्षा किस माध्यम से दी जाती है? मारिया मॉन्टेसरी विधि है, मारिया मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक मारिया मॉन्टेसरी ही थी, मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक। तो ये इसमें विधि में शिक्षा किस माध्यम से दी जाती है? गीतों के द्वारा, खेलों के द्वारा, उपहारों के द्वारा? तो ये दी जाती है उपरोक्त सभी के द्वारा, ध्यान रखिएगा। वह प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम पशुओं पर प्रयोग किया, मतलब अमेरिकी और मनोवैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने सबसे पहले पशुओं पर प्रयोग करना शुरू किए थे? थॉर्नडाइक थे, पावलोव थे, स्किनर थे या कोहलर थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक का। और थॉर्नडाइक ने सर्वप्रथम किस पे प्रयोग किया था? ध्यान रखिएगा, ये किया था इन्होंने बिल्ली पर। एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है। एक आदर्श अध्यापक में कौन सा गुण पाया जाता है? विषय वस्तु का अधिकार पाया जाता है, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान पाया जाता है, लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, ये उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा एक आदर्श अध्यापक में ये सभी गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? मूल प्रवृत्तियों के अंदर परिवर्तन लाया जा सकता है किस विधि के द्वारा? मार्गान्तीकरण, सहसंबंध, विलयन या नवीनीकरण? तो सही आंसर इसका हो जाएगा मार्गान्तीकरण, ध्यान रखिएगा, मार्गान्तीकरण। खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? शैशवावस्था को, पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को या उपरोक्त सभी को? तो ध्यान रखिएगा, खिलौनों की आयु कहा जाता है। अगर आपके पास ऑप्शन में सिर्फ शैशवावस्था आएगी और बाल्यावस्था आएगी तो आप शैशवावस्था को लगाएंगे, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन में पूर्व बाल्यावस्था आती है तो खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जामिनर घुमा के इस क्वेश्चन को पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। बालक स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, मतलब अपने स्वभाव से किस लिए प्रेरित होते हैं? सतत संघर्ष करने के लिए, सरल कार्य की खोज के लिए, नवीनता का पता करने के लिए, गलतियां करने के लिए? तो स्वाभाविक बात है ये कि बालक स्वभाव से हमेशा प्रेरित होंगे नवीनता का, कोई भी नई चीज़ को खोजने उसका पता लगाने के लिए हमेशा प्रेरित होते हैं। निम्न में से डैश को छोड़कर सभी बुद्धिमत्ता के परीक्षण के उदाहरण हैं, मतलब ये नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें किसी एक को छोड़कर सभी बुद्धिमत्ता परीक्षण के उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, रोशार्क परीक्षण है, स्टर्न बिने परीक्षण है, वेस्लर बिने परीक्षण है या बेल स्केल्स है। तो ये तीनों जो हैं ये बुद्धिमत्ता के परीक्षण के उदाहरण है, लेकिन रोशार्क परीक्षण जो है व्यक्तित्व का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोशार्क परीक्षण, हरमन रोशा परीक्षण। और ये बुद्धिमत्ता का नहीं बल्कि व्यक्तित्व परीक्षण का उदाहरण है। व्यक्तित्व का प्रथम प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने दिया था? शेल्डन ने, हिप्पोक्रेटस ने, कैटल ने, युंग ने? व्यक्तित्व का सबसे पहला जो वर्गीकरण दिया था वो दिया था हिप्पोक्रेटस ने दिया था। काला पित्त, लाल पित्त, पीला रक्त, इस तरह से उन्होंने 4 प्रकार से दिए थे।
मैंने व्यक्तित्व के सभी की व्यक्तित्व के वर्गीकरण के डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस ने। फिर लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? निष्क्रिय मतलब समाजीकरण का भाग तो है लेकिन वो समाजीकरण के लिए अच्छी काम नहीं करती है। विद्यालय, स्वास्थ्य क्लब, इको क्लब या सार्वजनिक पुस्तकालय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सार्वजनिक पुस्तकालय, क्योंकि विद्यालय हो, स्वास्थ्य क्लब हो, इको क्लब हो, यहाँ व्यक्ति हो, बालक हो एक्टिव रहता है पूर्ण रूप से, लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय में निष्क्रिय रहता है, मतलब बच्चा या कोई भी हो वो एक्टिव नहीं रहता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज की वीडियो के 30 क्वेश्चन, आज का प्रैक्टिस सेट। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से मेरा चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके आगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।